हाय स्कॉलर्स बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे। एक बार फिर अपने बेहतरीन और अच्छे प्लेटफॉर्म टेंजेंटस केमिस्ट्री की दुनिया में हम सभी का स्वागत है। आज अपना भी तो स्वागत हम कर लें। रोज़ रोज़ मेहनत करते हैं, आप लोग तो हमारा स्वागत करते नहीं हो, तो हमने सोचा मैं अपने आप खुद कर लूँ। अगर आप लोग हमारा स्वागत करें तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और टेंजेंटस की दुनिया को थोड़ा बड़ा करें, जिससे बहुत यूट्यूब में भी लोग जाने कि टेंजेंटस केमिस्ट्री की भी दुनिया है जो किसी से कम नहीं है। यहाँ भी बेहतरीन स्कॉलर्स लोग इकट्ठे होकर केमिस्ट्री को पढ़ते हैं बेहतरीन तरह से। इसीलिए अपने चैनल को टेंजेंट क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन रख के आने वाली न्यू वीडियो। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि अभी तक हम लोगों की चल रही थी पी ब्लॉक सीरीज़। पी ब्लॉक सीरीज में कई लेक्चर हम लोगों ने अटेंड किए हैं, जिसके द्वारा बेहतरीन टॉपिक, बेहतरीन फैक्ट्स, बेहतरीन रिएक्शंस को, बेहतरीन चीज़ों को हम लोगों ने कवर किया है। बहुत आसान वे में हम लोगों ने कवर किया है। और इसी के साथ हमने आपको कहा था, जब आप ये सारे लेक्चर हमारे देख लेंगे, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, उसके बाद एक बेहतरीन पी ब्लॉक की मैं लेक्चर लेके आऊँगा, वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पिछले सालों में नीट, बोर्ड्स, जहाँ भी क्वेश्चन पूछेंगे उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करूँगा। तो आई होप आप 2-3 दिनों में कर लेंगे, उसके बाद वो आपको बेहतरीन लेक्चर मिल जाएगा। तब तक आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम लोग कहेंगे बेहतरीन। बहुत आसान टॉपिक होता है, बहुत आसान वे में हम लोग समझ सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसे हम लोग कहेंगे सरफेस केमिस्ट्री। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री नाम से ही है बेहतरीन टॉपिक। सर कैसा बेहतरीन टॉपिक? सरफेस केमिस्ट्री मीनिंग ये पूरी केमिस्ट्री सरफेस पे ही हो जाएगी, मतलब ऊपर ही हो जाएगी। इंटरनली कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे सरफेस पे ही सब हो जाएगा। और सरफेस पे ही सब हो जाएगा, हाँ सरफेस पे ही, इंटरनल कुछ नहीं होने वाला, मतलब बाहर से ही सब दिखाई देगा। इंटरनल के लिए अंदर जाना पड़ता था, अंदर जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी, बेहतरीन तरह से अंदर जाके चीज़ों को समझना पड़ेगा। यहाँ तो बस सरफेस के ऊपर ही है, देख लो, बता दो सर क्या क्या हो रहा है, तो उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। अगर बात करते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या, सरफेस केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स नेचर ऑफ सरफेस एंड फिनोमिना अकर्स एट द सरफेस। ऐसी सभी घटनाएं जो सरफेस पे होती है उनके बारे में स्टडी करती है, उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। बहुत आसान वे में समझेंगे हम लोग। और सरफेस केमिस्ट्री के मुख्य रूप से बेटा 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स आर द सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्ट पार्ट एडजॉर्प्शन। क्या है? एडजॉर्प्शन के बारे में जानेंगे हम लोग यहाँ पे। सेकेंड पार्ट क्या है? कैटालाइसिस। और थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे बेटा? कोलाइडल। ठीक, 5 से 6 नंबर 12th बोर्ड एग्जाम सीबीएसई में आता है, आईआईटी मेन और नीट वगैरह में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे एग्जाम को बेहतरीन तरह से सरफेस केमिस्ट्री की सीरीज में जितने भी लेक्चर तैयार होंगे, 2, 3, 4 अच्छे से तैयार करेंगे, क्वेश्चंस पे स्टडी करके बेहतरीन सीरीज हम लोग लेके आएंगे सरफेस केमिस्ट्री, जो कि आज से स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें सरफेस केमिस्ट्री को हम लोगों ने जाना। ये सारी जितनी भी घटनाएं घटित होंगी, ये सब की सब सरफेस केमिस्ट्री पे ही घटित होने वाली हैं, मीनिंग सरफेस पे ही होंगी, तो उसे हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। जैसे सर कैसे सरफेस केमिस्ट्री पे होंगी, कैसे सरफेस पे होती हैं? बेटा डोसा खाया कभी? हाँ सर डोसा तो खाया, हाँ देखा डोसा, मीनिंग आयरन का सरफेस पेस्ट, डोसा बन गया। सरफेस भी तो हुई घटना। हाँ सर बिल्कुल सही है सर। और बताओ, और बताओ, और सर क्या बताएं? बताओ क्या बताएं? सर लकड़ी ली, पानी में डुबो दी, सूखी हुई लकड़ी, देख रहे वो ऊपर ही आके तैरती, नीचे जाती नहीं, पानी में डूबती नहीं, तो वो भी सरफेस पे घटना घटित हो रही। आसान वे में समझ सकते ना। कई सारी घटनाएं हैं जो सरफेस पे ही कंप्लीट हो जाती हैं, वो उन घटनाओं को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे इफेक्टिव होंगे, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। क्या रोल प्ले करेंगे, कौन से फैक्टर कौन सा रोल प्ले करेंगे, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला है एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन मीनिंग पर होने वाला। कैटालाइसिस, कैटलिस्ट का क्या रोल होगा। कोलाइडल, ये क्या होते हैं, या फिर इन्हें कोलाइडल सॉल्व भी कहते हैं, या फिर ओनली कोलाइड्स भी कहा जाता है, इन्हें कोलाइड्स भी कहते हैं। अगर हम लोग बेटा आसान वे में समझें कि ये है क्या, तीनों चीजें एक साथ ही चलती हैं। जैसे हम लोग
एग्जाम्पल लेते हैं डोसा का बनना। तो क्या है डोसा का जो आयरन है ना, आयरन का तवा जो होता है ना, जिस पर रोटी होती है, आयरन का तवा, वो एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है। वो कैटलिस्ट आ गया हमारा, कैटेलाइसिस, कैटेलाइज करेगा पूरी रिएक्शन को। और उसकी सरफेस पे आके जो पेस्ट टाइप का डाला जाता ना, उसके मॉलिक्यूल्स आके आसानी से भाई पहले तो इधर उधर भाग रहे थे, पेस्ट टाइप का था, लेकिन जब उसके सरफेस पर आ जाएंगे तो क्या होगा, इस तरह से, ऐसे समझ सकते हैं। क्या है ये सारी चीजें एक ही सरफेस केमिस्ट्री है क्या आखिरकार, देखिए एक ही प्लेटफॉर्म पे दिखाई देंगी। मीनिंग यहाँ पे जैसे कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का क्या होगा यहाँ पे सरफेस। नॉर्मली तो इसे बेटा हम लोग कहते हैं एडजॉर्बेंट। क्या बोलेंगे इसे, एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट का सरफेस है, ये सरफेस होगा ये एडजॉर्बेंट का। ठीक, डोसे वाले सिस्टम को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और बड़ी आसानी से क्या होंगे यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरह से। ये जो मॉलिक्यूल्स आएंगे ये बेटा क्या होंगे, ये एडजॉर्बेंट होंगे। इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजॉर्बेट। और ये जो एडजॉर्बेट आएंगे कहां से, एडजॉर्बेट ये कोलाइड से आएंगे, ये कोलाइड होगा। तो कोलाइड का पार्ट ये हो गया, कैटलिस्ट का पार्ट ये हो गया। फिर एडजॉर्प्शन क्या है सर, एडजॉर्प्शन का तीसरा पार्ट कहाँ आएगा बेटा, जब ये रिएक्शन घटना घटित होगी तो ये सब आके इससे चिपक जाएंगे एडजॉर्बेंट पे, इस तरह से। कैसे चिपक जाएंगे सर, इस तरह से ये चिपक जाएंगे, डोसा बन गया। तो ये जो यहाँ पे एक्युमुलेशन हुआ किसका, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स का एक्युमुलेशन हो गया एट द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट या फिर कैटलिस्ट। ये इकट्ठे हो गए, बॉन्डिंग बना ली, रोटी बन गई, डोसा बन गया। ये जो फिनोमिना हो रही है इसी को कहते हैं एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। तो तीनों चीजें आ गई एक साथ, कोलाइडल, कैटलिस्ट, एडजॉर्बेंट, और ये एडजॉर्प्शन फिनोमिना हो गई। ये जो एडजॉर्प्शन हुआ ना फिनोमिना, इसे ओवरऑल कहेंगे। तो तीन पार्ट्स में, तीन स्टेप्स में सरफेस केमिस्ट्री को समझेंगे, एडजॉर्प्शन, कैटेलाइसिस एंड कोलाइड्स को, जो कि आपके सामने है। कैसे, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट मीनिंग कोलाइड्स मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे होंगे, वो आएंगे यहाँ पे, भागेंगे पहले, लेकिन एक कैटलिस्ट के। और यहाँ पे सर ये हो कैसे गया एडजॉर्प्शन, यही तो चीज सोचने वाली है। देखिए सर का तो अलग फंडा है पढ़ाने का, पीबीटी, फिजिकल फैक्टर्स। ये क्या होते हैं हमारे, फिजिकल फैक्टर्स, फंडामेंटल फिजिकल फैक्टर। इन्हीं पे डिपेंड है अन्य सारे फैक्टर। फंडामेंटल फैक्टर डिपेंड्स अदर्स फैक्टर, पीबीटी, प्रेशर, पुल, टेम्परेचर, है ना। तो जैसे इनमें वेरिएशन होगा, प्रेशर ऊपर से बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, एक्युमुलेट हो जाएंगे, हाँ अट्रैक्ट होंगे, बॉन्ड बना लेंगे, सर ये एब्जॉर्प्शन हो जाए। देखा डोसा वाला ऐसे 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 करता है ना, और आसानी से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो गया, डिजॉर्प्शन कर दिया जाएगा, एकदम चमचा ऐसे चला के हटा देता है डिजॉर्प्शन। मीनिंग एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को अलग करना, डिजॉर्प्शन होगा। क्या होगा, डिजॉर्प्शन होगा। बहुत सारी चीजें सीखेंगे, पहले इसे बना लीजिए। सरफेस केमिस्ट्री की दुनिया में क्या क्या कैसे कैसे होता है, यहाँ पे एडजॉर्प्शन, कैटेलाइसिस, कोलाइड्स, तीनों प्रणाली आपको एक साथ दिखाई दे रहे होंगे। वेरी गुड, जल्दी से करिए, जल्दी से। हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं एडजॉर्प्शन पे। किस पे स्टडी करेंगे बेटा, एडजॉर्प्शन पे। तो एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन देखिए, आपने इसके अलावा एक और वर्ड सुना होगा, एडजॉर्प्शन पहले समझते हैं, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में अंतर करेंगे। तो यहां पे एडजॉर्प्शन, एडी, एडी का मतलब होता है एक्सटर्नल। क्या होता है बेटा, एक्सटर्नल। जॉर्प्शन का मीनिंग किसी चीज का चिपक जाना, जॉर्प्शन चिपक जाना, बॉन्डिंग बना लेना, वो जॉर्प्शन था। ठीक, तो ये दो वर्ड से बना है। तो ये जो गले लगा बाहरी बाहरी से होगा, आंतरिक दिल नहीं मिलेंगे, आंतरिक नहीं होगा। जैसे एग्जांपल अगर देखें कि जैसे ये कोई सरफेस, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स आते हैं एडजॉर्बेंट के, और आए यहाँ आके ये सब इस तरह से आके, ये यहाँ पे आके, पहले अलग अलग थे, यहाँ पे आके ये सब अच्छे से इसकी सरफेस पे चिपक गए।
और आपस में भी इन लोगों ने ऐसे बॉन्ड बना लिया, तो ये एडजॉर्प्शन हो गया। क्या हो जाएगा? एडजॉर्प्शन, बॉन्डिंग हो गई, डिजॉर्प्शन कर लिया जाए। तो ये जो मॉलिक्यूल्स थे इन्हें तो बेटा हम लोग कहेंगे एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेट, और इसे कहेंगे एडजॉर्बेंट जिसकी सरफेस पे हुआ। क्लियर? एडजॉर्बेंट कौन हो सकता है? एडजॉर्बेंट सॉलिड हो सकता है और लिक्विड हो सकता है। ये कौन हो सकता है? सॉलिड भी हो सकता है एंड लिक्विड भी हो सकता है, गैस नहीं हो सकता। गैस पे एडजॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है। ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड। एडजॉर्बेट क्या हो सकता है? एडजॉर्बेट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भैया कुछ हमारे मोस्टली तो होंगे लिक्विड एंड गैस। कौन होते हैं? लिक्विड एंड गैस होंगे। यहाँ पे सॉलिड की संभावना नहीं होती है, या तो लिक्विड होगा या गैस होगा। एडजॉर्बेंट या सॉलिड होगा या लिक्विड होगा हमारा। ठीक, तो जैसे ये मॉलिक्यूल्स आएंगे यहाँ पे फिजिकल, और ये होगा कैसे यहाँ पे, तो वो कौन से होते? पीवीटी चेंज होंगे। फिजिकल फैक्टर जैसे ही चेंज होते हैं तो ये आके यहाँ पे चिपक जाएंगे, बॉन्डिंग बन जाएगी, एडजॉर्प्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं एडजॉर्बेट, है ना, और एडजॉर्बेंट इन्हें कहेंगे। तो इस तरह से दिस फिनोमिना इज नोन एज एडजॉर्प्शन। कह सकते हैं द फिनोमिनो, लिख लीजिए, द फिनोमिना टू एक्युमुलेट adsorbate molecules at the surface of adsorbent is called adsorption। समझ में आया बेटा? गैस का सॉलिड पे हो सकता, लिक्विड का सॉलिड पे हो सकता, गैस का लिक्विड पे हो सकता, है ना। तो इस तरह से ये चीजें हम लोग समझ गए। ये एडजॉर्प्शन कहेंगे इसे, ये एडजॉर्प्शन है। अब कोई आता है कि एडजॉर्प्शन भाई क्यों हुआ एडजॉर्प्शन? आप खड़े, सर ने तो पढ़ाया लेकिन इसने मैं अटका दिया कि क्यों होता है एडजॉर्प्शन। बेटा एक बात बताइए, एडजॉर्प्शन क्यों होता है? एडजॉर्बेंट के कांटेक्ट में जब एडजॉर्बेट आएंगे तो कहीं न कहीं सभी एडजॉर्बेट के बीच कोई न कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करेगा। हाँ सर, वो तो वर्क करता है, करेगा ना एडजॉर्बेट। तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करता होगा। बिल्कुल सर, करता होगा, है ना। और जब इन्हीं को एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को, ये कौन है? एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं। एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स को किसी एडजॉर्बेंट के कांटेक्ट में लाया जाएगा, उसके ऊपर आ गए, कांटेक्ट में लाया गया, और साथ में क्या चेंज किए गए? फिजिकल फैक्टर्स। टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया, प्रेशर को बढ़ाया। जब प्रेशर को बढ़ाएंगे, फिजिकल फैक्टर्स को कम ज़्यादा करेंगे, तो ये इनके बीच का स्पेस भी कम ज़्यादा होगा। तो इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स वर्क करेगा वो भी इफेक्टिव होगा। प्रेशर बढ़ा, पास आए, बढ़ गया प्यार तो बढ़ गया, पास आ गए ना, प्यार बढ़ गया, बॉन्डिंग अच्छी बन गई, एडजॉर्प्शन हो गया। किसने खेल शुरू किया? पीवीटी ने। पास है, फायदा इन्होंने उठा लिया, खट से एडजॉर्ब हो गए, है ना। हाँ, फायदा उठ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे फिजिकल फैक्टर में चेंज होने की वजह से एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स में ताकत आ जाती है, एक तरह से बढ़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा, पास आ जाएगा, इसलिए एडजॉर्प्शन हो जाता है। कहते हैं एडजॉर्प्शन क्यों हुआ? बिकॉज ड्यू टू चेंज इन फिजिकल फैक्टर्स लाइक इंक्रीज प्रेशर, इनिशियली इंक्रीज टेम्परेचर, डिस्टेंस क्या हो जाएगी बीच में, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर कह सकते हैं इंट्रैक्शन फोर्स एक तरह से बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग फास्ट बन जाएगी, बॉन्ड बन जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएंगे। यही तो चाहता था एडजॉर्बेंट, मेरी सरफेस पे आइए, पास हो जाइए, जैसे मैं आपको किडनैप कर लूँ, और वही किडनैप हो गए। जब एडजॉर्प्शन हो जाएगा, इसके बाद क्या बेटा किया जाता है? डिजॉर्प्शन। क्या किया जाता है? डिजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के बाद क्या आता है? डिजॉर्प्शन। तो डिजॉर्प्शन क्या है? अगर बात आती है डिजॉर्प्शन क्या है सर? क्लियर हुआ?
कसम से बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि ये वास्तव में है क्या एडजॉर्प्शन? हाँ अब तो सर क्लियर हो गया, बेहतरीन तरह से, बेहतरीन बेहतरीन बेटा बेहतरीन। डिजॉर्प्शन क्या है? डिजॉर्प्शन क्या है? द रिमूवल ऑफ adsorbate molecules from the adsorbent surface is called desorption। बेटा क्लियर हुआ? अब कोई कह दे अबे पहले एडजॉर्प्शन किया अब डिजॉर्प्शन काहे किया? फालतू में डिजॉर्प्शन भी कर डाला तूने तो। बड़ा हंसी आएगी ना। वो नंबर 1 का गधा होगा जो कहेगा क्यों एडजॉर्प्शन कर लिया, डोसा बना लिया। अब करें नहीं, हम तो ऐसे ही डोसा तवे ही में लगाए रखेंगे, आराम से फिजिकल वेक्टर चेंज करेंगे। क्या कुछ समय बाद डोसा खाने लायक बचेगा? क्या हो जाएगा? अरे सर क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि कुछ बचता ही नहीं बाद में समझने के लिए। खाने लायक बचेगा नहीं ना, चल जाएगा, है ना। इसलिए डिजॉर्प्शन जरूरी है। स्टार्टिंग में आप ये मानिए कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जल्दी से होगी, लेकिन टेम्परेचर बराबर नहीं बढ़ाया जा सकता। कभी आपने ध्यान दिया वो डोसा लगाता तब तो एकदम बढ़ा देता जब लगाता ज्यूं, लेकिन जैसे ही सारी चीजें मिला के तैयार कर ली ऐसे ऐसे कटोरे से रगड़ने के बाद एकदम बटन को घुमा देता, टेम्परेचर कम कर देगा। आ गया समझ? स्टार्टिंग में टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता जिससे कि जैसे ही प्रेशर पड़े तो मॉलिक्यूल्स आपस में खट बॉन्ड बना ले, लेकिन वो परमानेंट नहीं रखा जा सकता है, ठीक। इसीलिए अलग प्रोसेस हो जाएगी, जल जाएगा। जलने के बाद देखते खरोचना पड़ता है फिर, है ना, फिर डिजॉर्प्शन नहीं होगा, बर्बाद चीज हो जाएगी। इसीलिए टेम्परेचर को भी कम करना था वहां पे, और प्रेशर को भी ऐसे नहीं बराबर घोटते रहे आखिरी तक, प्रेशर भी रिड्यूस करना पड़ता। तो स्टार्टिंग में फिजिकल फैक्टर्स का इफेक्ट इंक्रीज रहता है, मतलब अच्छा होना चाहिए, लेकिन एक समय बाद उन्हें हटा लेना चाहिए, कम कर देना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज डिजॉर्प्शन होने में समस्या आ जाएगी, और जब डिजॉर्प्शन होने में समस्या आ जाएगी तो किया धरा सब बेकार हो जाएगा। तो नोट कीजिए, और यहां पे मल्टीपल क्वेश्चन से याद रखिएगा, अगर आते हैं एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, याद रखिएगा एडजॉर्प्शन के इनिशियली केस में चाहे प्रेशर हो चाहे टेम्परेचर हो, इनकी वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, बट ज्यादा समय तक अच्छी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा समय तक अच्छी होगी तो हमें डिजॉर्प्शन में समस्या आ जाएगी, और डिजॉर्प्शन में समस्या आ जाएगी तो डिजॉर्प्शन अच्छा नहीं होगा, प्रोडक्ट हम बेटर कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। चीज समझ में आ गई होगी, समझ गए होंगे, चीजों को नोट कर लीजिए अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। क्लियर बेटा? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग डिफरेंस करने वाले हैं। क्या डिफरेंस करने वाले हैं? एडजॉर्प्शन एक तरफ और एक तरफ करेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन क्या दोनों में अंतर है? एडजॉर्प्शन AD ये होता एक्सटर्नल, एब्जॉर्प्शन ये होता है इंटरनल। इंटरनल आंतरिक, कैसा होगा? आंतरिक। अभी एग्जांपल लिया था कि एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आए, ये थे भैया, जब ये आएंगे एडजॉर्बेंट के पास अपनी मोहब्बत को दिखाने, है ना, इस तरह से आएंगे, जब ड्यूं 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 चिपक जाएंगे, आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे इस तरह से, है ना, कोई अलग ना कर सके इस तरह से, और सरफेस पे ही पूरी घटना घटित हो जाएगी यहाँ। तो दैट इज एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होने वाला है? जब एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ये सरफेस के बजाय कहाँ चले जाएंगे? समझ गए? अरे सर बिल्कुल से, स्पंज ले लो, स्पंज, पानी में डालिए स्पंज को, क्या हो जाएगा, है ना, स्पंज। हाँ सर आ गया समझ, बस कीजिए। हाँ तो ये मॉलिक्यूल्स इंटरनली प्रवेश कर जाएंगे, कपड़े को पानी में डाल दीजिए सर। हाँ सर भैया बिल्कुल चाहिए, अरे सर अब रहने दीजिए। तो ये एब्जॉर्प्शन इंटरनल एक्सटर्नल, क्लियर हुआ? इंटरनल एक्सटर्नल, बिल्कुल अंतर आया दोनों में समझ में? एडजॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। यहां पे इंटरनली जॉर्प्शन होगा,
यहाँ पे एक्सटर्नली जॉप्शन होगा। जॉप्शन का मीनिंग आपको पता, यहाँ पे ये बल्कि होगा, क्या बनाएगा, इसे अंदर जाके ये बल्क बनाएगा, बल्कि होगा, बल्क बनाएगा, और यहाँ अंदर जाके बल्क बनेंगे, अंदर घुस जाता है, सनी से निचोड़ने से बाहर भी निकल जाएगा, है ना। तो ये स्पंज है, स्पंज इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। एडजॉर्प्शन ये सरफेस पे होगा। क्लियर हो गया? यस, वेरी गुड। तो इतनी आसानी से हम लोग एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को समझ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, और ये अपने अपने टर्म्स में बेटा लिख लीजिए। बहुत आसान चीज है, और इसकी तो डेफिनेशन पहले से ही हम लोग लिख चुके हैं। यस, आगे बढ़ते हैं। अब एक बेटा यहीं पे बेहतरीन टॉपिक आएगा, जॉप्शन। केवल क्या आएगा? जॉप्शन। जॉप्शन है क्या सर? जॉप्शन क्या है? हाँ, देखिए, एक एडजॉर्वेंट था, ये हमारा कौन था? एडजॉर्वेंट। और यहां से एडजॉर्वेंट मॉलिक्यूल्स आए इस तरह से, दो टाइप के मॉलिक्यूल्स सोचिए आए, और यहां आके जैसे ही यहां पर आएंगे फिजिकल फैक्टर्स चेंज होंगे, तो हमें पता चला कि यहां पे कुछ तो ये अंदर भाग गए, इसके प्रवेश कर गए, ज्यों ज्यों ज्यों, और कुछ क्या हो गए, इसी की सरफेस पे रह गए, ऊपर ही। तो सर ये तो एक अलग घटना घटित हो गई। आंतरिक का मतलब, ये इंटरनल का मतलब सर एब्जॉर्प्शन हो गया, एक्सटर्नल का मीनिंग सर एडजॉर्प्शन हो गया। बस यही तो बेटा बताना चाह रहे हैं। ऐसी फिनोमिना जहां पे एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन दोनों होते हैं, उसी को कहेंगे जॉप्शन। क्लियर? उसी को क्या कहेंगे? जॉप्शन। आ गया समझ में? जहां दोनों होंगी उसी को हम लोग कहेंगे जॉप्शन। यहां पे एक और टर्म बेटा सीख लेते हैं, छोटा सा है, हो सकता खोटा हो जाए, एग्जाम में आ जाए और आप ना सीखें और खोटा हो जाए। एक्युलेशन। क्या सीखेंगे? एक्युलेशन क्या है? ठीक है, एक्युलेशन आखिरकार है क्या, इसे हम लोग सीखते हैं। एक्युलेशन क्या होगा बेटा? एक्युलेशन का मीनिंग, जब किसी गैस का एडजॉर्प्शन किस पे किया जाए? मेटल एडजॉर्बेंट पे। एडजॉर्बेंट कौन होगा? मेटल होगा। मेटल एडजॉर्बेंट पे किसी गैस का जब एडजॉर्प्शन किया जाएगा तो उस फिनोमिना को कहेंगे एक्युलेशन। accumulation of gaseous adsorbent molecules at the surface of metal adsorbent is called accumulation. Absorption क्या है? The phenomena in which absorption and adsorption both occurs is called absorption. तो that is accumulation, that is absorption. क्लियर हुआ बेटा? वेरी गुड। चलिए, absorption ये चीजें सीख ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटे मोटे पॉइंट अपने आप भी लिखा करो, नोट्स अपने आप ही बनाया करो, किसी के सारे मत रहा करो, चीज़ों को समझिए, नोट्स अपने आप बनाए, वो ही बेस्ट नोट्स होते हैं। कहीं से पीडीएफ दुनियादारी नोट करने की बेटा कोशिश मत किया करिए, चीज़ों को समझिए। देखिए सर आपको कितने आसान वे में सारे टॉपिक को कवर करा रहे हैं, तो नोट्स अपने आप बनाइए, थोड़ा मेहनत कीजिए बेटा। देखिए बहुत इंटेलिजेंट इंटरेस्टेड हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री। यस, चलिए आगे बढ़ते। अब एडजॉर्प्शन होता है दो टाइप का। बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ज्यादा आने वाला बोर्ड एग्जाम्स में, भयंकर तरह से आने वाला, और जो पीछे जितने बताए वहां से 1 नंबर का मल्टीपल भी आ सकता है। पहले तो हम बात करते हैं, हमेशा याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इस टर्म को ध्यान रखिएगा। कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मीनिंग है यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी या एनर्जी हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव। यहाँ एनर्जी हमेशा रिलीज ही होगी। हमेशा एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और यहाँ से एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। इस पार्ट को अपने गांठ में बांध लीजिए, गांठ लगा लीजिए, ठीक है। क्यों ऐसा? बिकॉज bonds are formed between adsorbate molecules at the surface of adsorbent
adsorbent and mass defect occurs. That's why एनर्जी रिलीज्ड। पता है ना, आपने दो वर्ड सुने होंगे, एक हाइड्रोजन बॉम्ब, एक एटम बॉम्ब। एटम बॉम्ब फिशन पे वर्क करती है, तोड़ना। हाइड्रोजन बॉम्ब फ्यूजन पे वर्क करती है, फ्यूजन पे वर्क करती है। फ्यूजन मतलब बॉन्ड का बनना, जुड़ना। जब कहा जाता घातक को, अरे सर हाइड्रोजन बहुत घातक होती है, शन में कौन सी क्रियाएं होती हैं? फ्यूजन की होती हैं। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स कंबाइंड होते हैं, और जब छोटे छोटे कंबाइंड होते हैं छाटा पीटा जाता है, मास डिफेक्ट होता है, एनर्जी बाहर निकलती है। जब मास डिफेक्ट होगा E=mc², तो एनर्जी निकलेगी बाहर। तो यहाँ पे भी सर फ्यूजन हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो मास डिफेक्ट होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, है ना। तो इसीलिए ये प्रोसेस कैसी है? एक्सोथर्मिक है, बहुत सारी एनर्जी निकलने वाली है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में भी यही होता है, फ्यूजन पे वर्क करती है, फॉर्मेशन पे वर्क करेगी, छोटे छोटे न्यूक्लियाई वहाँ पे कंबाइंड होते हैं। यही बात हाइड्रोजन सन में होती है। देखिए सन हम तक एनर्जी प्रवाह, और इतनी ज़्यादा एनर्जी की कभी कभी हम लोग पगला जाते हैं भयंकर तरह से। तो इस तरह से ये हमारी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बेहतरीन पॉइंट, आने वाला पॉइंट। अब एडजॉर्प्शन हमारा बेटा होता है दो टाइप का। कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। एक होगा फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्या होगा बेटा? फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन, या फिर इसी को हम लोग कहेंगे फिजीजॉर्प्शन। क्या बोलेंगे? फिजीजॉर्प्शन। और यहीं पे एक होगा हमारा केमीजॉर्प्शन, या फिर इसे कहते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। केमीजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, इसे बहुत आसान वे में समझते हैं और एक डिफरेंस भी लिखने वाला। जैसे फर्स्ट पॉइंट से ही समझते हैं कि यहाँ पे एक सॉलिड एडजॉर्बेंट आ गया, यहाँ पे गैसेस मॉलिक्यूल्स आते हैं यहाँ पे, जो कि दो गैस के लिए सबसे अच्छा एडजॉर्बेंट का काम कौन करता है? चारकोल। याद रखिएगा, मल्टीपल में याद रखिएगा, सबसे अच्छा कौन काम करेगा? चारकोल। क्योंकि उसके अंदर गैस आसानी से, उसमें हल्के हल्के होल्स टाइप होते हैं जिससे आसानी से इंटरमोलिकुलर स्पेस बीच मौजूद गैस प्रवेश कर जाती है। और सर प्रवेश कर जाएगी, वो तो इंटरनली होती नहीं, वैसे प्रवेश नहीं कर जाएगी। मतलब उसके अंदर जो बाहर की गैसेस होंगी एटमॉस्फेरिक, वो भर जाएंगी, तो आसानी से सरफेस पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन हो जाती है, इसलिए बेटर काम करेगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये तो मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो यहाँ हम लोग समझ सकते हैं उतना परफेक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि गैस है, गैस तो हमेशा उड़ना चाहती है, स्वतंत्र है, भागना चाहेगी यहाँ से। तो यहाँ पे पहली बात तो क्या है? इसके लिए प्रेशर बहुत हाई होना चाहिए गैसेस के लिए, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन में आएगा। और टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, गैसेस वगैरह का यहाँ पे होगा। और यहाँ पे जब एडजॉर्प्शन होगा, इनके बीच में वर्क, जो फोर्स वर्क करेगा वो वीक वान डर वाल्स फोर्स वर्क करेगा। कौन? वीक वान डर वाल्स फोर्स। वीक वान डर वाल्स फोर्स वर्क करेगा, है ना। यहां पे जैसे इसी सरफेस पे हो रहा है किसका? लिक्विड्स का, पेस्ट टाइप का, डोशर टाइप का। जब ये आएगा इसकी सरफेस पे एडजॉर्बेंट की, जब ये आएगा एडजॉर्बेंट, तो यहां पे ये इस तरह से अच्छे से बन जाएगा, इस तरह से, और बहुत आसानी से एडजॉर्प्शन हो जाएगा। और ये ऐसा होगा, आसानी से एडजॉर्प्शन हो सकता है। और ये बहुत ही मतलब प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो रखना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पे फिजीजॉर्प्शन होगा हमारा। तो ये फिजीजॉर्प्शन कैसा? एक तरह से टेम्परेरी कह सकते हैं, ज़्यादा समय तक रुकने वाला नहीं है, टिकाऊ चीज़ नहीं है। और केमीजॉर्प्शन हमारी टिकाऊ चीज़ है, बेहतरीन बॉन्ड बना। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कोवेलेंट टाइप का, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड बन जाता है, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं? फिजीजॉर्प्शन इज अ टेम्परेरी फिनोमिना ड्यू टू वीक वान डर वाल्स फोर्सेस, एंड केमीजॉर्प्शन इज अ केमिकल फिनोमिना ड्यू टू स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड।
अच्छे से हो जाएगा एड्जॉर्प्शन। दूसरा पॉइंट यहां हो सकता है, इट इज लेस स्पेसिफिक इन नेचर, लेस स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब ये कम स्पेसिफिक होगा नेचर में। और ये कैसा होगा, ये हाई स्पेसिफिक इन नेचर, अच्छा होगा ये स्पेसिफिक इन नेचर। क्लियर हुआ, वेरी गुड। थर्ड पॉइंट होगा, इट इज रिवर्सिबल, ये जैसे ही ये इफेक्ट हटेगा रिवर्स हो जाएगी, गैसेस उड़ जाएंगी, रिवर्सिबल। एंड इट इज इरिवर्सिबल। क्लियर। यहां पे डेल्टा एच कैसा होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा, बट ये वैल्यू थोड़ी सी लेस होगी, ये कम होगी। नेगेटिव मतलब निकलेगी बाहर, यहां भी निकलेगी डेल्टा एच दोनों जगह। ये तो हमारी एक्जोथर्मिक की प्रोसेस, बट बेटा यहां से 80 से 240 किलो जूल तक निकलती है, और यहां पे थोड़ी कम निकलती है, यहां से 20 से 40 किलो जूल तक ही निकलेगी। क्यों, यहां पे एनर्जी निकलेगी लेकिन कम निकलेगी फिजिकल। वीक बॉन्ड बने हैं ना, तो वीक बॉन्ड टूटेंगे, अरे यार समझ लो, गरीब लोग हैं, गरीब लोग टूटेंगे तो क्या होगा, एनर्जी कहाँ ज़्यादा निकलने वाली, कहाँ पैसे की ज़्यादा बौछार होगी। गरीब की बारात निकल रही है यहाँ से, अरे वो चवन्नी अठन्नी होंगे, और यहाँ जब रईस निकलेगी, नोट जिम जिम गड्डी चलेगी ना, तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा होने वाली है ना। कहोगे सर आप भी ना, तो यहाँ तो नोटों की बरसात, तो ज़्यादा एनर्जी निकलने वाली है और यहाँ पे कम निकलने वाली है। तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फिजिज ऑप्शन क्या है और केमीज ऑप्शन क्या है। तो फिजिज ऑप्शन दो टाइप होता है, एक फिजिज ऑप्शन होता है, एक केमीज ऑप्शन होता है। बेहतरीन पॉइंट, बेहतरीन क्वेश्चन, मल्टीपल हर तरह से यहां से क्वेश्चन आने वाला है। अच्छे से जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट करिएगा। बेहतरीन टॉपिक आपको मिल गया, जल्दी कीजिए बेटा, वेरी गुड। हो गया, हो गया, हटाए। आसानी से हम लोग फिजिज ऑप्शन एंड केमीज ऑप्शन को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्टिंग फैक्टर्स कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एड्जॉर्प्शन को इफेक्टिव फैक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं, जो प्रभाव डालते हैं, किनका किनका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि मल्टीपल क्वेश्चंस वगैरह एड्जॉर्प्शन पे आ सकते हैं और बन सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहां से बात करेंगे अफेक्टिंग फैक्टर्स। किसकी बात करेंगे, अफेक्टिंग फैक्टर्स। आइए भाई देखते हैं अफेक्टिंग फैक्टर्स क्या हैं। तो सबसे पहले पी, इस पी की बात करते हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा, यहां पे 12th एग्जाम में अगर आएगा तो मल्टीपल क्वेश्चन आएगा यहां से, और नीट आईआईटी वाले इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से समझें, एक क्वेश्चन आ ही जाता है। और जो 12th स्टैंडर्ड बच्चे हैं वो ध्यान से मेरी एक एक बात को सुने, जिससे हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो आप मल्टीपल में मार सकें, और वो थोड़ा एकदम चीजों को नोट भी कर लें अच्छे से, आईटी नीट वाले। अब यहां पे एक हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंडलिस आइसोथर्म। फ्रेंडलिस साइंटिस्ट का नाम था आइसोथर्म। देखिए बेटा, अभी तक हम लोग पढ़े थे कि इस तरह से ये एडजॉर्वेंट आएगा और यहां से एडजॉर्वेट मॉलिक्यूल्स आते थे ऐसे। हाँ सर बिल्कुल, ये सर चीजें क्या बार बार बना रहे हैं हम लोग, समझ चुके हैं सर। अरे कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा और समझ लो प्लीज बेटा, समझ लो थोड़ा सा। ये इस तरह से ये एडजॉर्ब, तो क्या इस बात की गारंटी है कि जितने एडजॉर्वेट मॉलिक्यूल्स आए थे क्या सारे के सारे एडजॉर्ब हो जाएंगे? अरे सर और कहां चले जाएंगे, सारे सारे ही एडजॉर्ब हो जाएंगे। डोसा देखो ना, जितना डाला जाता है उतना ही डोसा बनता है बेटा। फिर अभी एक कॉन्सेप्ट बड़ा, मास डिफेक्ट कहाँ हो जाएगा? और ये सर फंसा देते हो आप। तो मास डिफेक्ट भी तो होता है, कुछ मास डिफेक्ट भी तो हो जाता है, बेकार हो जाता है, वही एनर्जी फालतू निकलती है, डेल्टा एच। अरे सर क्या बात है, आपने देखा वो डोसा बनता है, उसके बाद वो करौंचे से फालतू की चीजें हटा देता है इधर उधर। हाँ सर, वो नहीं इकट्ठा हो जाता कचरा टाइप का, तो 100% नहीं मिलने वाला है। तो कितना होगा, हमें कितना मिला सर? तो मान लिया x मिला, टोटल कितना था, m था। यहां एड्जॉर्प्शन टोटल के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, अगर इसे हम लोग निकालते हैं, x इधर आया, कुछ उसमें चल, टोटल m था, तो इसी चीज को बोलते x/m, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन।
एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहा जाएगा बेटा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। कितना एडजॉर्प्शन हुआ? कितना x अपॉन m हुआ, इसी कहते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। क्या कहेंगे बेटा? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। कठिन नहीं लगना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, जो एडजॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा मिले ना, ये तो उम्मीद होगी, डिपेंड करता है किस पे? डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, बट कंडीशंस आर डिफरेंट। कहा था शुरुआत में तो बेस्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा कीजिए, कोई बात नहीं, बढ़िया है, एकदम बेहतरीन। और बाद में क्या हो जाता है? तो इसके जो यहाँ पे कर्व बनाया फ्रेंडलिच ने, इस तरह से कुछ इस कर्व को दिखाया गया है, इस तरह से। एक मिनट यहाँ डार्कली करते हैं ऐसे करके। तो देखिए बेटा यहाँ कंडीशन क्या है? शुरुआत में इस तरह, अगर इनिशियली देखते हैं तो ये P होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इक्वल टू होगा KP कमलापसंद KP, इसे A पॉइंट कहेंगे इनिशियली, फिर बीच में जाएगा B पॉइंट, यहाँ हो जाएगा x अपॉन m इक्वल टू KP की पावर 1 अपॉन m, और यहाँ हो जाएगा x अपॉन m इक्वल टू K सीधा, मीनिंग इंडिपेंडेंट। अब प्रेशर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, मामला गड़बड़ हो जाएगा, डिपेंड नहीं करेगा। वहीं से तो एकदम वो कटोरा हटा लेता अपना रगड़ने वाला। इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेशर, अगर आप फालतू में लगाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, पता है, बाद में डिजॉर्प्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे C पॉइंट पे क्या हो जाएगा? प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं होगा। स्टार्टिंग में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस क्या बनेगा? एट इनिशियल। क्या बनेगा? एट इनिशियल। इनिशियल क्या हम लोग देख रहे हैं कि x अपॉन m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, x अपॉन m ये इनिशियल है, तो यहाँ से इसका कर्व क्या बन जाएगा? x अपॉन m, P के बीच में कर्व क्या बना सकते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हो गया, समझ में आया बेटा? और देखो स्टार्टिंग में बनता भी दिखाई दे रहा होगा आपको, है आसान वे, वेरिएशन में। अरे सर आपने तो मजा दिखा दिया हमें, हम क्या करें, मजा आ गया एकदम सर। अब सेकंड क्या? एट इंटरमीडिएट, बीच में क्या हो रहा है सर? इंटरमीडिएट में आपने तो कहा है x अपॉन m इक्वल टू K P 1 अपॉन n। 1 अपॉन n का मीनिंग पहले P था, P की पावर 1, अब होगी P की पावर 1/2, मतलब थोड़ा सा कम डिपेंड हो गया, उतना ज़्यादा नहीं, उतना ज़्यादा प्रेशर अब इसे नहीं चाहिए होगा यहाँ पे, है ना बेटा? उतना ज़्यादा प्रेशर अब नहीं चाहिए होगा इसे। तो अब ओवरऑल कहानी क्या होने वाली है? अब यहाँ पर अगर हम लोग कंप्लीट ग्राफ वगैरह खींचने की कोशिश, पहले बेटा इतना हम लोग नोट करते, फिर सेकेंड कंडीशन को समझते। जल्दी से कर्व बनाइए, जल्दी से ग्राफ बनाइए, उसके बाद फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई, सेकेंड कंडीशन को नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, चीज़ों को अब हम लोग समझेंगे। चलिए ओके, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। कॉपी पे नोट्स अपने बनाते रहिए, बहुत अच्छे से, मजा आने वाला है। देखिए सरफेस केमिस्ट्री कितने अच्छे से समझ में आ रही होगी आपको। सेकेंड पॉइंट, इंटरमीडिएट पे क्या है? इंटरमीडिएट यानी x अपॉन m इक्वल टू K P की पावर 1 अपॉन n, हो गया ना? यहाँ से सीधा है कि हम लोग लिख सकते हैं x अपॉन m P की पावर 1 अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर लॉग ले लेते हैं बेटा, ऑन टेकिंग लॉग, तो क्या होने वाला है? लॉग x अपॉन m इक्वल टू, यहाँ पे लॉग k हो जाएगा प्लस 1 अपॉन लॉग P 1 अपॉन n, भाई m इंटू n है ना, 1 अपॉन n आगे आ जाएगा, तो लॉग x अपॉन m इक्वल टू लॉग k। और इसी तरह से यहाँ से हम लोग देख भी रहे होंगे क्या इंटरसेक्ट होने वाला है, ऐसे देखो, तो यहाँ स्लोप निकल के आएगा कहीं ना कहीं, ये देखो स्लोप होगा यहाँ पे m मीनिंग स्लोप, कितना स्लोप होगा वो चीज़ निकल के आएगी यहाँ पे, है ना? देखो स्लोप दिखाई दे रहा है आपको, तो यहाँ पे हमारा कितना आने वाला है? लॉग 1 अपॉन n लॉग P प्लस लॉग K। क्या? अब y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर कर सकते हैं,
सी ये हो गया इंटरसेक्ट, कौन से इंटरसेक्ट, ये हो जाएगा लॉग के, यही तो हो गया इंटरसेक्ट, लॉग के हो गया, है ना। अब ग्राफ यहां पे खींच सकते हैं हम लोग, किस किस के बीच में, लॉग पी के बीच में एंड लॉग एक्स अपॉन एम के बीच में, है ना। ग्राफ खींच देंगे, जैसे ही ग्राफ खींचेंगे तो यहाँ पे स्लोप आ जाएगा m इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू 1/n, मीनिंग टेन थीटा इक्वल टू 1/n, देन थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1/n। नोट कर लीजिए कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे तो एकदम सतर्क से इसे गपक लीजिए अच्छे से, गपकना तो सभी को है, कॉम्पिटिटिव वाले तो बहुत अच्छे से, शायद वीडियो में कट रहा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1/n, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स 1/n। वही चीज है, ये तो नॉर्मल बात है, एक हम लोग सीखते रहते हैं। ओके, जल्दी से क्लियर कीजिए, जल्दी से क्लियर कीजिए। अब लास्ट में हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे एट फाइनल, फाइनल पे क्या हो जाता है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा एक्स अपॉन एम पी, मीनिंग इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस तरह से ये कर्व हमारा बन जाएगा। यहाँ पे बहुत आसानी से एडजॉर्प्शन को हम लोगों ने समझा और यहाँ पे फ्रेंडलिस्ट को भी समझ लिया, बेहतरीन तरह से नोट कर लीजिए। 12th वाले भी बच्चे ध्यान रखिए, मुख्य बातों को हो सकता है मल्टीपल में डायरेक्ट पूछ लिया जाए, नीट और IIT वाले तो अच्छे से कवर कर ही लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यस, हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, बेहतरीन तरह से, बेहतरीन तरह से, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे छोटे मोटे इफेक्टिव फैक्टर्स और हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। अब यहीं पर आ जाएगा आइसोटियर, क्या आ जाए, आइसोटियर, आइसोबार्स, एडजॉर्प्शन आ जाए, मतलब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट हो गया। जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा, पी कांस्टेंट हो जाएगा एडजॉर्प्शन के दौरान, तो किस में ग्राफ खींचेगा, एक्स अपॉन एम एंड टी में। तो एक्स अपॉन एम एंड टी में अगर खींचेंगे तो आप लोग जानते हैं क्या होने वाला है कि शुरुआत में तो टी पे डिपेंड होगा, अभी भी बताया था, लेकिन बाद में ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता ना, तो शुरुआत में तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन आगे जाके नहीं कर सकते, अगर ज़्यादा किया तो ऐसे तरह से गिर भी सकता है, नीचे एकदम गिर जाएगा ना, एकदम डिजॉर्प्शन, मीनिंग शुरुआत में तो ठीक है भैया, लेकिन उसके बाद फिर ये नहीं चल पाएगा काम, ठीक। तो इसी तरह से एडजॉर्प्शन, आइसोटियर का मीनिंग होता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम की जगह क्या आएगा, एक्स अपॉन एम, ये वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। अब बचेगा क्या, पी एंड टी दुनिया जानती है, चार्ल्स हैं प्रेशर टेम्परेचर लॉ, तो एक्स पी और टी के बीच में इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो ये सारे कब्स आ गए हमारे एडजॉर्प्शन से। एडजॉर्प्शन में बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने सीखा। यहीं पे एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और एक होगा सरफेस एरिया पे भी बेटा डिपेंड करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट सीख चुके, ये सेकंड आ गया, ये थर्ड आ गया और ये फोर्थ, सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। एडजॉर्बेंट की जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी और जितनी बेस सरफेस एरिया होगी ए, है ना, ये एरिया, उतना ज्यादा हमारा हो जाएगा क्या, एक्स अपॉन एम। समझ सकते हैं, जितनी ज्यादा सरफेस एरिया होगी मास डिफेक्ट कम होने के चांस होंगे। तो एक्स अपॉन एम इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कह सकते हैं हम लोग एक है, तो इस पे भी प्रोपोर्शनल हो सकता है। और हम शायद ये कर्व अगर बनाते हैं तो बेटर हमारा होगा इस तरह से ही बनाए, तो ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करेगा। तो देखिए कितने आसानी से हम लोगों ने यहाँ पे एडजॉर्प्शन को समझा, एडजॉर्प्शन को पढ़ा। चीजों को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बेटा, बेहतरीन तरह से हम लोगों ने इस लेक्चर में एडजॉर्प्शन को पढ़ा। ये अपना है सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 1, कल मिलेगा आपको सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर 2, जिसमें कैटलिस्ट एंड कोलाइडल की बात करेंगे। उसके बाद पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेक्चर नंबर 3 में अटेंड करने के बाद सरफेस केमिस्ट्री को हम लोग कर देंगे अलविदा, और बेहतरीन तरह से एग्जाम में लिख के इस बात को प्रूव करेंगे कि बी टेजेंटर्स और नॉट लेस एनोदर देन अदर्स, वी आर आल्सो बेस्ट, है ना, हम भी यूट्यूब की दुनिया में किसी से कम नहीं होंगे, इस चीज को प्रूव करेंगे। बेहतरीन तरह से आप लोग चीजों को समझ चुके हैं, देख चुके हैं कि एडजॉर्प्शन बिल्कुल कठिन नहीं था, सर ने आज बिल्कुल बच्चों का खेल बना दिया, मजा आ गया, बेहतरीन तरह से मजा आ गया। सर क्या बात है, आज आपने तो
मजा। एच ऑप्शन समझ चुके, अब नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए। इसके लिए आपको टेंजेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए कि जैसे ही अगला लेक्चर आता है आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अरे यार दुश्मनों में भी शेयर कर दो भैया, क्योंकि टेंजेंटस का अभी नाम करना है हम लोगों को, बहुत तेजी से फैलना है, बताना है कि वी आर आल्सो डिफरेंट देन अदर्स। हम बिल्कुल अलग तरह से केमिस्ट्री की दुनिया में जिंदगी जीते हैं, अलग तरह से केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए और इसके लिए सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला करके हम देशभक्त बन सकें, है ना बेटा। चल ओके बेटा, बाय, गुड नाइट, पढ़ाई करते रहिए।